नमस्कार, जोहार। न्यूज जैच अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं झारखंड के तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आहट, केरल फिर बना कोरोना का केंद्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें। जानकारी के अनुसार केरल एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस महामारी का केंद्र बन रहा है। यहां हफ्ते भर से रोजाना 10,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं। इसके साथ ही यहां 11% से ज्यादा संक्रमण दर होना भी चिंताजनक है। केरल में सोमवार को 9,931 नए मामले सामने आए, जिससे यहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31,70,868 हो गई है। वहीं संक्रमण दर भी बढ़कर 11.8% हो गई है। इससे पहले कई हफ्तों तक संक्रमण दर 10% था। इधर देश में पिछले 24 घंटे में 499 लोगों की मौत हुई है। उनमें से महाराष्ट्र के 180 और केरल के 81 लोग थे। एक और बड़ी खबर, जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में फ्रंट लाइन वर्करों की होगी बहाली। पर रांची सहित 7 जिलों में हेल्थ केयर फ्रंट लाइन वर्कर्स का होगा विशेष प्रशिक्षण। ये जिले हैं रांची, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, दुमका और देवघर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ज्ञात हो कि केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सभी राज्यों को डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 के सुसंगत धाराओं नियमों को शिथिल करते हुए स्वास्थ्य सेक्टर में 6 पाठ्यक्रमों के तहत आयोजित किए जाने वाले विशेष प्रशिक्षण के लिए संबंधित प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने को कहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग 200 घंटे और 21 दिनों का है। प्रशिक्षण के बाद 3 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग जिला कौशल समिति की अनुशंसा में संबंधित जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में दी जाएगी। अगली खबर मौसम अपडेट को लेकर। आज से इन जिलों में भारी बारिश के संकेत, रहें सावधान। कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी आशंका। झारखंड के विभिन्न जिलों में 22 जुलाई तक कहीं कहीं भारी बारिश होने के संकेत मिले हैं। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकती है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यह जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने 19 जुलाई को दी। 20 जुलाई को जहां बारिश होने वाली है, उसमें उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में कहीं कहीं बारिश होने की आशंका है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, लातेहार, लोहरदगा आदि जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं 21 जुलाई को राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज आदि जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं 22 जुलाई को राज्य के उत्तरी, दक्षिण पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां आदि जिलों में देखने को मिलेगा। अब बात कोरोना अपडेट को लेकर। एक बुरी खबर है कि राज्य में एक बार फिर से कोरोना अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। राज्य में रविवार को जहां मात्र 32 कोरोना के नए केस मिले थे, वहीं सोमवार को बढ़कर सीधा दोगुना हो गया। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 64 नए कोरोना संक्रमित, जिनमें बोकारो से 10, देवघर से 1, धनबाद से 2, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3, गोड्डा से 22, हजारीबाग से 3, कोडरमा से 2, लातेहार से 1, रामगढ़ से 7, रांची से 6, साहेबगंज से 3, सिमडेगा से 2, पश्चिमी सिंहभूम से 1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 53 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर, जिनमें बोकारो से 7, देवघर से 1, धनबाद से 2, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 7, गुमला से 1, हजारीबाग से 10, जामताड़ा से 10, कोडरमा से 2, लातेहार से 3, लोहरदगा से 3, रामगढ़ से 2, रांची से 2, साहेबगंज से 2 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। वहीं पिछले 24 घंटे में इलाज के दौरान बोकारो में 2 मरीजों की हुई मौत। राज्य में अब कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 327 रह गई है, जिनमें बोकारो में 27, चतरा में 3, देवघर में 8, धनबाद में 17, दुमका में 4, पूर्वी सिंहभूम में 44, गढ़वा में 2, गोड्डा में 4, गुमला में 12, हजारीबाग में 18, जामताड़ा में 27, खूंटी में 2, कोडरमा में 19, लातेहार में 11, लोहरदगा में 13, पाकुड़ में 1, पलामू में 9, रामगढ़ में 15, रांची में 63, साहेबगंज में 6, सरायकेला में 6, सिमडेगा में 12 और पश्चिमी सिंहभूम में 4 एक्टिव केस रह गए हैं।
शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया था। इसके तहत इन विद्यालयों में 1 दिसंबर 2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना के तहत जोड़ा जाना है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने राज्य सेवा के कई अफसरों को बदला, कुछ को अतिरिक्त प्रभार, जिसका आदेश 19 जुलाई को कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया है। निदेशक राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम साहेबगंज के पद पर पदस्थापित मंजू रानी स्वांसी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं क्षेत्रीय उप निदेशक जियाडा आदित्यपुर प्रक्षेत्र के पद पर पदस्थापित प्रेम रंजन को अगले आदेश तक क्षेत्रीय निदेशक जियाडा आदित्यपुर प्रक्षेत्र के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं निदेशक लेखा प्रशासन एवं सौ नियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बोकारो के पद पर पदस्थापित मोहम्मद सादात अनवर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता बोकारो के पद पर पदस्थापित किया गया है। एक और बड़ी खबर, विद्यालय विकास अनुदान पाने के लिए करना होगा यह काम, शिक्षा सचिव ने जारी किया दिशा निर्देश। जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक, उच्च और उच्चतर विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान की राशि पाने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन करना होगा। इसके लिए उच्च और उच्चतर विद्यालय में नए सिरे से विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना होगा। प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यकाल पूरा कर चुकी कमेटी का पुनर्गठन करना होगा। इस बाबत शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को 19 जुलाई को पत्र लिखा है। सचिव ने पत्र में लिखा है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की 10 फरवरी 2021 को हुई 97वीं बैठक में विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के स्थान पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक समिति के संचालन के संबंध में निर्णय लिए गए थे। इसके अनुसार प्रारंभिक विद्यालय जिसमें मात्र कक्षा 1 से 5 या 1 से 8 या 6 से 8 संचालित है, उसमें पूर्व में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति ही संचालित रहेगी। वहीं उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों जहां कक्षा 10 या कक्षा 12वीं तक संचालित है, उक्त विद्यालय में पूर्व से प्रारंभिक विद्यालयों के लिए एक समिति एवं उच्च उच्चतर विद्यालयों के लिए पूर्व में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति एवं विकास समिति को खत्म करते हुए प्रस्तावित 19 सदस्यीय विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का निर्णय लिया गया। अब खुदरा थोक व्यापारी भी MSME में शामिल कारोबारियों को लोन लेने में होगी सुविधा। खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 2021 से खुदरा और थोक व्यापारों में MSME के रूप में शामिल किया है। उन्हें उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान की गई है। खुदरा और थोक व्यापार वालों को MSME के कई प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं। सांसद महेश पोद्दार ने राज्यसभा में सरकार से खुदरा और थोक व्यापारों के संबंध में दी जा रही सूचना पर यह जानकारी दी। साथ ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने जानकारी दी है कि मिल रहे लाभों को केवल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की दिए जाने वाले ऋण तक ही सीमित किया गया है। अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, कहा एम्स देवघर में स्थानीय को मिले नौकरी। एम्स देवघर में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि जैसा कि मेरे ध्यान में आया है कि वहां सुरक्षा कर्मी के पद पर जो बहाल किए गए हैं उनमें 90% लोग झारखंड राज्य के बाहर के हैं, जो जनहित में नहीं है। एम्स में स्थानीय लोगों को रखा जाना चाहिए ताकि समुदाय को बेहतर ढंग से समझ सके। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि झारखंड सरकार अपने लोगों को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक 2021 लागू किया गया है। अगली खबर, रामगढ़ में शुरू हुआ बायोडीजल की बिक्री, गोला में खुला प्रतिष्ठान। खबर के अनुसार रामगढ़ जिले में भी बायोडीजल की बिक्री शुरू हो गई है। जिले के गोलामुड़ी मुख्य मार्ग पर पूरबडी स्थित मां कामधेनु बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का विधिवत शुभारंभ किया गया। कंपनी के CEO सुशील कुमार गोयल ने बताया कि इस पंप में डीजल वाहनों के लिए बायोडीजल हमेशा उपलब्ध रहेगा। बायोडीजल काफ़ी सस्ता, ज़्यादा माइलेज और इसके उपयोग से ग्राहकों को लाभ मिलेगा। इससे लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। यह डीजल अन्य
कंपनियों के डीजल के अनुपात में लगभग 11 रुपये प्रति लीटर सस्ता है और इससे प्रदूषण कम फैलता है। इधर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने शिक्षकों के स्थानांतरण पर दिए सुझाव। राज्य के +2 माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण नीति पर विचार के लिए 19 जुलाई को शिक्षक संगठनों से माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने चर्चा की। बैठक में राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से सह संयोजक विजय बहादुर सिंह और प्रदेश मीडिया प्रभारी अरुण कुमार दास ने सुझाव रखे। महासंघ के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा लिखित प्रतिवेदन लेकर महज औपचारिकता पूरी की गई है। सदस्यों ने कहा कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा शिक्षक प्रतिनिधियों को नज़रअंदाज किया गया। उनसे आवश्यक मार्गदर्शन एवं उचित फोरम पर अपनी बात रखने के नाम पर महज दिखावा किया गया। इसका विरोध संगठन ने किया। इधर नौकरी से हटाए गए पुलिसकर्मियों की याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह बाद। जानकारी के मुताबिक नौकरी से बर्खास्त पुलिसकर्मियों की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत से समय देने की मांग की गई। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 2 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की है। बता दें कि जेएसएससी की ओर से वर्ष 2015 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। वर्ष 2017 में सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई। इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में एक उच्च स्तरीय मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया, जिसके बाद कुछ अभ्यर्थी अनफिट पाए गए थे और अनफिट पाए गए पुलिसकर्मियों को सरकार ने नियुक्ति के 1 साल बाद हटा दिया था, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। इधर कोरोना ने दूसरे साल भी बाबाधाम में रोकी कांवड़ यात्रा, पर घर बैठे दर्शन पूजा के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर के आने की आहट से श्रावणी मेला नहीं लगेगा, लेकिन दुनिया भर के बाबा के भक्तों के लिए यह सुकून भरी खबर है कि वह सावन शुरू होने के दिन से ही ऑनलाइन पूजा कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, उसका ट्रायल चल रहा है। तैयारी यह है कि मुख्यमंत्री से इस वेबसाइट का उद्घाटन कराया जाए। कोई भी भक्त ऑनलाइन पूजा, ऑनलाइन बिलपत्तर अर्पण, रुद्राभिषेक जैसे अनुष्ठान कर पाएंगे। इसके लिए 2 शर्त होगी। पहला तो उनको वेबसाइट पर पूजा की तिथि व टाइम का स्लॉट बुक करना होगा। बुकिंग के समय उनको एक ऑप्शन मिलेगा कि वह अपने पंडा का नाम बताएं जिनसे पूजा कराना चाहते हैं। यजमान के मन के मुताबिक उनके पंडा अनुष्ठान करेंगे। सभी तरह की ऑनलाइन पूजा के लिए एक शुल्क होगा, जिसके अंतिम निर्णय पर मंथन चल रहा है। ऑनलाइन पूजा शुल्क में भक्त को उनके पते पर स्पीड पोस्ट से प्रसाद भी भेजने की व्यवस्था होगी। भक्त ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे। स्कूल और कॉलेज रीओपनिंग को लेकर एम्स निदेशक का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत है, स्कूल खुल जाने चाहिए। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश को एक बार फिर स्कूलों को खोलने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने इंडिया टुडे के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि जबकि हमें स्कूलों को फिर से खोलने पर सहमत हो जाना चाहिए। गौरतलब है कि देश में अधिकांश स्कूल कोरोना की पहली लहर के वक्त से ही बंद है। पिछले साल नवंबर से जनवरी के बीच में कुछ दिनों तक कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए कुछ दिनों तक स्कूल खोले गए थे, लेकिन फिर कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए स्कूल को फिर बंद कर दिया गया था। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि चूंकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले काफ़ी कम हुए हैं और कुछ खास राज्यों में ही यह सीमित हो गया है, मुझे लगता है कि उन जिलों में जहां कोरोना का संक्रमण काफ़ी कम है स्कूल खोले जा सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर संक्रमण फिर से दिखे तो स्कूल तुरंत बंद किए जा सकते हैं, लेकिन अब स्कूल खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को अल्टरनेट डे पर बुलाया जा सकता है या कुछ और व्यवस्था की जा सकती है। तो एक बड़ा खबर कि डॉक्टर गुलेरिया ने स्कूल को फिर से खोलने के लिए सलाह दी है सभी राज्यों को। हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस पर अमल करें और राज्य के सभी स्कूल कोचिंग संस्थानों को जल्द खोलने के लिए अनुमति दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। तो बने रहें आप न्यूज़ जेज अपडेट के साथ ही दोस्तों, अगर आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ खबर छूटी हुई है तो आप हमारे शाम की वीडियो देख सकते हैं, वो खबर आपको वहाँ मिल जाएगी।